नमस्कार दोस्त, आज की कहानी है माँ का बलिदान। रमेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी थी। वैसे तो वो अपनी सब काम खुद कर लेती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती रहती थी। जैसे एक दिन की बात है, रमेश पास के कमरे में कुछ कर रहा था। उसी समय अखिलेश, जो रमेश का बेटा है, उसने अपने दादी से बड़े बेरुखी में कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। दादी बहुत प्यार से कहती है, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। अखिलेश ने दादी को जोर से डांटते हुए कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिलेश की तेज आवाज सुनकर रमेश की पत्नी कोमल ने रसोई घर से ही आवाज लगाई। बोली, क्या हुआ अखिलेश, क्यों चिल्ला रहे हो? अखिलेश ने शिकायत भरते लहजे में बोलता है, देखो ना मम्मी, ये दादी यहीं बेडरूम में बैठी हुई है और मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं। कोमल ने भी अपने बेटे की तरफदारी करते हुए तेज आवाज में कही, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को बाहर वाले लोगों के सामने लजवाती रहती हैं? आप ऊपर वाले कमरे में क्यों नहीं चली जाती? इतने सुनने के बाद बेचारी रमेश की माँ तुलसी देवी चुपचाप उठकर सीढ़ी से लाठी के सहारे ऊपर चले जाती है। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गए। यह सब सुनकर रमेश को बहुत घुटन हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। इसलिए रमेश न चाहते हुए भी हर दिन अपनी माँ का अपमानित होते देखता रहता था। अपने बेटे की मना स्थिति को तुलसी देवी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को इस बात से कोई तकलीफ न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अपनी पत्नी और बच्चे को ये बर्ताव देखकर रमेश काफी उदास रहने लगा। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। उसने एक दिन अपने बेटे से कहा, रमेश बहुत दिन हो गए, हम अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। रमेश आश्चर्य से पूछा, लेकिन माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? इतने में रमेश की पत्नी आ जाती है और कहती है, अरे सब गांव वाले हैं ना, और वो तुम्हारे माताजी तो उसी गांव में रहती है, और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। कोमल को तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। यह सुनकर रमेश की माँ तुलसी देवी बड़े आराम से बोलती है, हाँ बेटा रमेश, बहुत ठीक कह रही है। रमेश जानता था कि गांव में माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन पत्नी के कारण इसके इन मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद रमेश के चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वे आने वाले थे। जब रमेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वे अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से रमेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर विक्रम ने जैसे ही घर में कदम रखा, सभी मिलकर बहुत उत्साहित से उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद डॉक्टर विक्रम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्यों रमेश,
भाभी नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? कोमल ने झट से उत्तर दिया, चाचा जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा। डॉक्टर विक्रम ने रमेश की ओर देखा तो रमेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर विक्रम सब समझ गया। बोले, कल हम लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि रमेश की माँ तुलसी देवी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर विक्रम अपनी भाभी तुलसी देवी के पास गया, उनके पैर छूकर रोने लगा। तुलसी भाभी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। ये हालत देखकर गुस्से में डॉक्टर विक्रम ने कहा, बेटा रमेश, तूने तो अपना नाम बहुत ऊंचा कर लिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। माँ तो माँ होती है। वे अपने बच्चे की इस दशा को समझ रही थी। उसके बेटे की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। तुलसी देवी ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कही, नहीं देवर जी, इसमें इसकी कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आ गई थी, मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। डॉक्टर विक्रम ने कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। आस पड़ोस के लोग ने मुझे सब कुछ बता दिया है और यहाँ पर आकर हमने देख भी लिया। डॉक्टर विक्रम ने कोमल की ओर व्यंग से देखते हुए कहा, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? कोमल यह सुनकर रमेश की ओर मौन होकर देखने लगी। डॉक्टर विक्रम ने कहा रमेश को कि आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो सब इन्हीं के संघर्षों की देन है बेटा। और तुम्हें शायद ये मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आँख और अपने बोन मैरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर रूप वाला चेहरा दिया। कहते कहते डॉक्टर विक्रम की आंखों से आंसू की जलधारा बह रही थी। डॉक्टर विक्रम ने कहा, कोमल बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे की ऊंचा अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने जो यह दशा कर दी है, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। बस भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। रमेश के चाचा डॉक्टर विक्रम ने जो राज की बात बताई, यह सुनकर रमेश को तो ऐसा लगने लगा कि इससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ कर गया और वह अपनी माँ के कदमों में लिपट गया। कहा, माँ, मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा था, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहोगी और कोई नहीं। रमेश अपनी पत्नी और बच्चे की ओर अग्नि के समान क्रोध से देखने लगा। रमेश की पत्नी कोमल को बहुत पश्चाताप हो रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास तुलसी देवी से आंख मिलाए। तुलसी देवी ने कोमल की मन की दशा को समझ गई कि इसे यह मालूम होने पर उसे पश्चाताप हो रहा है, इसलिए नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही है। तुलसी देवी ने अपने बेटे को पास बुलाया और पुचकारते हुए डांट कर कहा, रमेश, खबरदार, जो मेरे बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर कोमल और उसके बच्चे तुलसी देवी के चरणों में आ गिरे और पैर पकड़े हुए अपने व्यवहार की माफ़ी मांगने लगे। माँ तो माँ होती है, उसका मन तो सागर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। माँ ने सबको माफ़ कर दिया।